हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। मुगल साम्राज्य की स्थापना पार्ट 6 है। मुगल साम्राज्य की स्थापना। बच्चों, पिछले वीडियोस में आपने इस पार्ट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम इस पार्ट के प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मुगल साम्राज्य के सभी अधिकारियों को खालिस्तान कहा जाता था, मनसबदार कहा जाता था। अकबरनामा के लेखक खालिस्तान हैं। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। प्रत्येक मनसबदार को खालिस्तान की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। घुड़सवारों की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। मनसबदारों को वेतन खालिस्तान के रूप में मिलता था, जागीर के रूप में मिलता था। तांबे के बने सिक्के को खालिस्तान कहते थे, वह चांदी के बने सिक्के को खालिस्तान कहते हैं। तांबे के बने सिक्के को दाम कहते हैं और चांदी के बने सिक्के को रुपया कहा जाता था। सही एवं गलत लिखें। अकबर की व्यवस्था में किसानों को लगान अनाज के रूप में देना पड़ता था। गलत। अधिकारी किसान के बोए हुए जमीन को नापकर लगान तय करते थे। सही। किसान को अपनी उपज का 1/4 भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। गलत। लगान इकट्ठा करने में अधिकारियों की मदद जमींदार करते थे। सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, बाबर के जीवन के बारे में हमें किस स्रोत से पता चलता है? बाबर के जीवन के बारे में हमें उसके द्वारा लिखित आत्मकथा ताजुक बाबरी के बारे में पता चलता है। इसे बाबरनामा भी कहते हैं। हुमायूं को भारत छोड़कर क्यों जाना पड़ा? हुमायूं शेरशाह से युद्ध में हार गया था और इसलिए उसे सन 1540 में भारत छोड़कर ईरान भागना पड़ा था। क्या छत्तीसगढ़ अकबर के राज्य के अंदर था? छत्तीसगढ़ अकबर के राज्य के अंदर नहीं था। छत्तीसगढ़ उस समय रतनपुर राज्य कहलाता था। यहाँ पर कलचुरी राजवंश का प्रशासन प्रभावी था। अब बाबर ने भारत में कौन सी कला को विकसित करने की पहल की? बाबर सुंदर बगीचों का शौकीन था और उसने भारत में मुगल शैली के कई बाग बनवाए थे। राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता क्यों नहीं स्वीकार की? राणा प्रताप को मुगल दास्ता स्वीकार नहीं होने के कारण उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और पुनः आक्रमण कर अपने राज्य को प्राप्त करने में सफलता भी अर्जित की। प्रायः लोग अकबर की किन नीतियों से ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे? अकबर द्वारा लागू 2 नीतियों से सर्वाधिक लोग प्रभावित हुए होंगे तथा आपका समर्थन मिला होगा। पहला, सत्य के प्रति सबके प्रति शांति अतः सुलहकुल की नीति और दूसरा है सर्वधर्म संभाव दीन इलाही की नीति। मनसबदारों की नियुक्ति कौन करता था? मनसबदारों की नियुक्ति खुद बादशाह करता था। मनसबदारों का तबादला क्यों होता था? मनसबदारों का समय समय पर तबादला कर दिया जाता था ताकि वे स्थानीय लोगों के साथ मिलकर विद्रोह न करें। अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए दीन इलाही धर्म की स्थापना की। इसके लिए उसने कई धर्म गुरुओं से उनके धर्म की चर्चा के फलस्वरूप उसके मन में यह धारणा बनी कि सभी धर्मों में सच्चाई व अच्छाई है। दुनिया की विविधता, अलग अलग संस्कृति व धर्म ईश्वर की इच्छा से बने हैं। इसी नीति के अनुकूल अकबर ने हिंदुओं पर लागू जजिया व तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया, मंदिर बनाने की अनुमति दी और हिंदू व जैन मंदिरों व मठों को दान दिया। उसने रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। अकबर ने अपने निजी जीवन में भी कई धर्मों की बातों में समावेश किया। वह रोज सूर्य की पूजा करता था, मांस मदिरा आदि का उपयोग कम करने लगा और दिवाली नवरोज जैसे त्योहारों को मानता था। इस नीति को मुगल साम्राज्य में सभी लोगों का समर्थन मिला। अगला प्रश्न है, अकबर की लगान व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। अकबर की लगान व्यवस्था की विशेषताएं निम्न हैं। किसान लगान रुपए में दें, न कि अनाज के रूप में। इससे छोटे अधिकारी व जमींदारों की मनमानी जाती रही। किसान
दूसरा है किसान जमीन जितनी जमीन में खेती करता था उसी हिसाब से लगान चुकाता था। आमतौर पर अपने उपज का 1/3 या आधा हिस्सा लगान के रूप में देना पड़ता था। किसानों से लगान इकट्ठा करने में स्थानीय जमींदार अधिकारियों की मदद करते थे। किसानों से प्राप्त लगान से ही राज्य का खर्च चलता था। अच्छा, इसके साथ ही इस पाठ के प्रश्न उत्तर यही समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम अगला पाठ देखेंगे। ओके, बाय।